अनीता, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि इंडिया के मुकाबले ऑस्ट्रेलिया में थायराइड का रेशियो कैसा है? रेशियो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, जिसका कि थायराइड ही कारण है। और उसमें हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स जैसे हम कहते हैं हाशिमोटो या ग्रेव्स डिजीज जो है, या फिर कारण उसका वैसे ही रहता है जैसे डॉक्टर उदय और डॉक्टर नारायण ने पहले एक्सप्लेन किया कि आयोडीन डेफिशिएंसी तो होती ही है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में भी वही चीज है कि औरतों में ये चीज ज्यादा होती है। लेकिन हमारी जो साउथ एशियन या इंडियन जो कम्युनिटी है, उन लोगों में ज्यादा थायराइड हाइपरथायरॉयडिज्म, जिसमें हम हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपरथायरॉयडिज्म दोनों ही कॉमन है, लेकिन जिसमें हम अंडर एक्टिव थायराइड या ओवर एक्टिव थायराइड हम कंडीशन कहते हैं। लेकिन ज्यादा हाशिमोटो और ग्रेव्स डिजीज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं, और उसका कारण एक ये भी है कि जेनेटिक डिस्पोजिशन हम कहते हैं, जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन होने की वजह से भी थायराइड इश्यू कॉमन है और प्रेवलेंट है। तो जो साउथ एशियन और इंडियन कम्युनिटी है, उनमें ज्यादा थायराइड से रिलेटेड पाया जाता है, और औरतों में ज्यादा है जैसे आदमियों के कंपैरेटिवली। लेकिन फिर भी उसमें हमारा हाइपर या हाइपोथायरॉयडिज्म भी उतना ही इक्वली यहाँ पे प्रेवलेंट है। इसमें हम यही सलाह देते हैं कि ये बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है, और इसकी वजह से बड़े सिवियर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं अगर आप उसको थायरोक्सिन को आप रेगुलेट नहीं करते। तो वो चीज जो है, इसके लिए हम हमेशा सजेस्ट करते हैं कि आप अपना रेगुलर चेकअप, और एंडोक्रिनोलॉजिस्ट जो है उनके पास हम सजेस्ट करते हैं कि उनकी सलाह है, क्योंकि जैसे डॉक्टर उदय बोल रहे थे कि ये ग्लैंड है, थायराइड अपने आप में एक ग्रंथि है और ग्लैंड है, और पीनियल ग्लैंड से एसोसिएटेड है, और इसमें मेनली आयोडीन डेफिशिएंसी ही होती है, जिसको कि हम इसीलिए ज्यादा ये औरतों में पाया जाता है मोर देन मैन। यही यही मतलब रेशियो हम अगर कहेंगे तो मेल और फीमेल की, फीमेल ज्यादा है और मेल कम है, वो वैसे ही है जैसे इंडिया में। जी। डॉक्टर उदय, जैसे कि मैम ने कहा और आप दोनों ने भी कहा कि आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से थायराइड की बीमारी होती है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आयुर्वेद में शाकाहार में ऐसे कौन से पदार्थ हैं जो हमें सेवन करने चाहिए जिससे नेचुरली हमारा आयोडीन बढ़े? जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि अलग अलग चीजें हैं कि जो आयोडीन से जुड़ी हुई रहती है। उसके साथ में और एक बात है कि ये बीमारी होने का कारण आयोडीन की कमी के साथ में और भी, जैसे हर चीज जो है उसके लिए कुछ ना कुछ से पुश लगता है जी। तो वैसे एक पुश कुछ जगह पे जैसे ऑटो इम्यून कहा जाता है, तो अचानक से शरीर में बदल होने के बाद में ये चीज आपको देखने को मिलती है। तो वैसे ही आपको इसको ठीक रखने के लिए खाने पीने में क्या होगा कि मुझे थायराइड की बीमारी ना हो, तो उसके लिए आप हमेशा खाने में भारतीय परंपरा रही है कि आपका खाना जो है उसमें एक तरफ थोड़ी सी चटनी रहती है, दूसरी तरफ सब्जी रहती है, दाल रहती है, उसके साथ में चावल रोटी या फिर ज्वार की या बाजरे की रोटी, ये सब चीजें जो है उसके साथ में थोड़ा सा घी रहता है, थोड़ा सा नमक रहता है। ये सब चीजें अगर हमारे खाने में साथ में बराबर से हो तो सब्जियां हम लोग एक की जगह पे दूसरी ऐसे बदल भी सकते हैं। तो ये सब चीजें अगर हम लोग ठीक से लेते हैं तो जनरली इसमें सब प्रकार के आहार के घटक आ जाते हैं।
लेकिन फिर भी हमें ऐसे क्या करना चाहिए कि जिससे थायराइड की बीमारी ना हो। जी। तो नमक के अलावा और क्या क्या हमारे खाने में हो सकता है कि जिसमें हम लोग आयोडीन भी उसमें इस्तेमाल में हो। तो एक तरफ तो जो सब्जियां, पत्ते वाली सब्जियां जैसे, तो उनको आप इस्तेमाल कर सकते हो। अंकुरित दाने जैसे हमने कहा, उसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। उसके साथ में जमीन के नीचे आने वाले जितने भी मूली या फिर कंद है, उनको आप आपके खाने में ले सकते हो। जी। इन सब चीजों को अगर आपके खाने में बराबर से आप लेते रहते हो, हफ्ते में 2 बार 3 बार दाल अगर आपके खाने में, या ये सब्जियां अगर आपके खाने में, तो मोस्टली थायराइड की बीमारी आपकी तरफ आएगी नहीं। जी। और ऑफ कोर्स नमक तो हमने देखा ही है कि उसका इस्तेमाल सही मात्रा में, अगर हम लोग रेशो के हिसाब से देखेंगे कि बड़े आदमी को कितना नमक चाहिए, छोटे आदमी को, बच्चे को कितना नमक चाहिए, तो हम लोग चुटकियों के हिसाब से बोल सकते हैं कि जी। अगर बच्चा है तो उसको 2 या 3 चुटकी नमक पूरे दिन के लिए काफी होता है। बड़ों के लिए उसको आप डबल कीजिए तो उतना काफी है। लेकिन ये नमक जब आप लेते हो तो आजकल रॉक सॉल्ट यानी सेंधा नमक, ये अगर आपके खाने में है तो उसका भी फायदा ज्यादा है। हमेशा वाला जो नमक है वो अगर आयोडीन युक्त अगर आपने बाहर से लाया, उसके लिए गवर्नमेंट ने स्पेशल कानून भी बनाया है, और उस हिसाब से आज बाहर जो भी खुला नमक जो मिलता है तो उसमें आयोडीन तो होता ही है, वो भी आप रेगुलर खाने में ले सकते हो। और इसके साथ में हम लोग कहते हैं कि सब्जियां, और इसके अलावा अगर आपको आयोडीन लेना है तो थोड़ा सा आयोडीन, उसका पूरा क्वांटिटी जितना चाहिए उतना आपके फलों में और इसमें तो नहीं है, लेकिन दूध के साथ में आपको थोड़ा सा मिल सकता है। और घी और ये सब चीजें उसके साथ में, तो उसको हजम करना भी आसान हो जाता है। जी। तो ये सब चीजें अगर हमारे खाने में है तो थायराइड होने के चांसेस कम होते हैं। जी। डॉक्टर वनीता, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे अभी डॉक्टर उदय ने बताया कि हम शाकाहार में कौन सी चीजें खा सकते हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि नॉन वेजिटेरियन डाइट जो होता है, तो उनमें कौन सी चीजें हमें खानी चाहिए जिसकी वजह से हमारे शरीर में आयोडीन की मात्रा बढ़े? देखिए, पहले तो आयुर्वेद में रिस्ट्रिक्ट नहीं करते हैं हम लोग मांसाहार। जो भी है, अगर आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन जैसे मांसाहार में हम सी फूड ज्यादा रेकमेंड करते हैं, लेकिन सी वीड जो है और लीन प्रोटीन मीट जो है वो अच्छा है। और साथ में अपना होल ग्रेन्स, जैसे वेजिटेरियन में भी आप एक बैलेंस्ड मील लेते हैं। आपको ये नहीं है कि आपको सिर्फ मांसाहार ही लेना है या आपको शाकाहार लेना है, तो आपको वो बैलेंस क्रिएट करके रखना पड़ता है। तो जो कुछ चीजों से आपको वेजिटेरियन जो डाइट से आपको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, तो वो आपको वेजिटेरियन से ही मिलेंगे, आपको नॉनवेज या उसमें मीट में नहीं मिलेंगे। और जो मीट में है वो वेजिटेरियन में नहीं मिलता। तो आपको वो बैलेंस क्रिएट करके रखना। लेकिन हम हमेशा सबसे ज्यादा ये आयुर्वेद के हिसाब से हम ये कहते हैं कि अगर आपको थायराइड कंडीशन है, क्योंकि ये हम पित्त कफज करके हम मानते हैं इस रोग को, और उसमें हमें एक तो जैसे खाना पचाने वाली चीजें, जैसे जिंजर हो गया, अदरक हो गया, क्यूमिन हो गया, जीरक है, या फिर टर्मरिक है, हल्दी है, ये हमारे स्पाइसेस में होने चाहिए। होल ग्रेन्स लेने चाहिए, फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल्स होने चाहिए, और सबसे जरूरी वार्म और कुक्ड फूड हमेशा प्रेफर करना चाहिए। ठंडा या कच्चे जो फल या आहार है वो आपको नुकसान करता है जी। तो आपको उस हिसाब से अपना सीवीड जो है वो बहुत हेल्पफुल है। इसमें हेल्प करता है रेगुलेट करने में थायरॉक्सिन को, और हमें आयोडीन वगैरह डेफिशिएंसी पूरी करने के लिए हमें आयोडाइज सॉल्ट या फिर हमें काला नमक तो हमें लेना ही है, जैसे डॉक्टर उदय भी बता रहे थे। तो साथ में हमें
बहुत जरूरी है कि हम अगर नॉर्मल तरीके से भी नमक जो है, वाइट सॉल्ट जो है और वाइट शुगर हमें मैक्सिमम रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए जी। हमें कम से कम लेना चाहिए, क्योंकि इनका वैसे भी हम कहते हैं, मैंने एक बार उसमें न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल भी लिखा था कि ये वाइट पॉइजन है या वाइट शुगर और वाइट सॉल्ट, तो इनसे हम कहते हैं हमारी हड्डियां भी खुलती हैं। तो जैसे कि बोन डीजनरेशन हम जिसको बोलते हैं, क्योंकि थायराइड को अगर आप रेगुलेट नहीं करोगे, अगर आप मैनेज नहीं करोगे, चाहे वो आयुर्वेदिक दवाई है या आप डॉक्टर से थायरोक्सिन ले रहे हैं, जो भी कन्वेंशनल मेडिसिन आप ले रहे हैं या ड्रग्स ले रहे हैं, तो उसमें साइड इफेक्ट आपका सीधा असर या तो हार्ट्स पे होता है या बोन्स पे होता है, हड्डियों पे, या फिर इनफर्टिलिटी। इसीलिए ये ज्यादा कॉमन औरतों में पाया जाता है और इनफर्टिलिटी में भी ये कारण मतलब बन सकता है। तो हमें ये बहुत ही ध्यान देना है, जैसे हाइपर या हाइपो के जैसे सिम्टम्स है, वेट गेन या वेट लॉस, हेयर लॉस, इंसोम्निया, डिप्रेशन, एंजाइटी, ट्रेमर्स होते हैं, हीट सेंसिटिविटी होती है, डिपेंडिंग की हाइपो है या हाइपर है। तो तरह तरह की डिफरेंट जो सिम्टम्स है, हम ये मानते हैं कि ये जो है ये ऑटो इम्यून कंडीशन। तो जो ऑटो इम्यून कंडीशन होती है उसके हम सिम्टम्स तो मैनेज कर सकते हैं, हम उसके साइन और सिम्टम पे वर्क कर सकते हैं दवाइयों से, लेकिन आपको कई बार ये लाइफ टाइम ही लेनी पड़ सकती है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि कोई भी जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है या लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स तो फिक्स हो सकते हैं और हम उनका इलाज पक्के तौर से भी कर सकते हैं, लेकिन ऑटो इम्यून कंडीशंस में उनका रिलैप्स होने का बहुत चांस है जी। तो इसमें बहुत ही जरूरी है डाइट के साथ साथ आप जैसे योगा है, उष्ट्रासन करते हैं हम, या प्राणायाम जो है वो तो हर एक बीमारी में प्राणायाम जो है आपको फायदा देता है, तो वो तो आपको रेगुलर आपको करना ही चाहिए। मेडिटेशन 5-7 मिनट रात को सोने से पहले आपको लेनी ही चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए। और उससे क्या है कि जो भी आपकी एंजाइटी है या आपके डिप्रेशन सिम्टम्स है या कोई भी मेंटल हेल्थ इश्यूज है, तो वो आपके उन चीजों से मेंटेन रहेंगे। तो इसमें हाई कोलेस्ट्रॉल भी होता है लोगों को और ऐसे भी साइंस होते हैं, तो आपको जैसे जैसे आपके सिम्टम्स या साइंस है उसी हिसाब से आपको डाइट को आपको मेंटेन करना है। तो शाकाहारी या मांसाहारी आप कुछ भी है आपके लिए मना नहीं है, लेकिन हम कहते हैं कि सूप्स, फ्रेश जो है वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो है वो तो हर एक चीज में काम करते हैं, और होल ग्रेन और लीन प्रोटीन जो है मांस में हम कहते हैं कि आप लीन प्रोटीन मीट्स खाइए। तो यही मेरी एडवाइस है डाइट को लेके। बाकी आपको आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर से और डॉक्टर से परामर्श जरूर करना चाहिए, स्पेशली जब थायराइड कंडीशन है, तो उनकी सलाह के बिना आप कोई भी डाइट में कुछ और ऐसी चीज नहीं आपको बंद करनी चाहिए जिससे कि उसकी वजह से आपको कोई और डेफिशिएंसी हो जाए और फिर और बीमारी पैदा। जी डॉक्टर नारायण, मैं आपसे टिप्स जानना चाहूंगी कि आप थायराइड के पेशेंट्स के लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे? जो हमारी शरीर की प्रॉपर्टी है, एसिमिलेशन प्रॉपर्टी, आज हम देखते हैं कि सारों का जो केमिकल स्ट्रक्चर है सिर्फ 4 ही एटम से बना है। पहला है ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन, और ये 4 जो एटम हमारे हैं, इसी 4 एटम से ही हमारे सारे हार्मोन्स, सारे हमारे एंजाइम्स, हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, हमारे फैट, हमारे प्रोटीन बने हैं। तो ये हमारे बेसिक प्रॉपर्टी होती है कि किसको
क्या बनाना है। अब ये कौन करता है? ये सारा हमारा प्राण डिसाइड करता है। ये प्राण डिसाइड कब करेगा? जब हमारी डिमांड आएगी। सही डिमांड आएगी तो सही मैन्युफैक्चरिंग होता जाएगा, गलत डिमांड आएगी तो गलत मैन्युफैक्चरिंग होता जाएगा। डिमांड आएगी ही नहीं तो मैन्युफैक्चर होगा ही नहीं। तो ये जो हमारी बेसिक प्रॉपर्टी है शरीर की, उसको हमें अपडेट करना, उसको अपग्रेड करना सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। अब यहाँ जो हमारा डिमांड का समय है, ये समय क्या है? तो समय रात से 10 बजे से 2 बजे तक। इसमें अगर हम डिमांड करेंगे तो आपको तथा शरीर को एक ही बात मालूम है, तथास्तु, आप जो मांगोगे वो मिलना है। हमें बेसिक बात है, मांगना है। सही तरीके से मांगेंगे तो बिल्कुल मिलने ही वाला है। इसलिए सही तरीके से मांगेगा, तथास्तु होने ही वाला है जी। सही हमारा एसिमुलेशन बिल्कुल होता जाएगा। आप जो चाहिए वो आपका शरीर बना सकता है। हमारा प्राण में उतनी शक्ति है। उदय सर भी मुझसे सहमत रहेंगे इसी बात पर हमारा बेस ही है। सारे इसका हमारे साइंस का बेस ही है जी। डॉक्टर वनीता, आप क्या टिप्स देना चाहेंगी? मैं टिप्स मेरे हिसाब से मैं ऑलरेडी देख चुकी हूँ, लेकिन सबसे जरूरी ये है कि आप अगर आपको जैसे थायराइड की वजह से आपका जैसे वेट गेन हो रहा है, तो उसको मेंटेन करने के लिए एक तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि गरम और कुक्ड फूड, कच्चे सलाद या वो सब नहीं लेने चाहिए। और दूसरी बात, शाम को 7 बजे के बाद डिनर नहीं करना। 7 बजे से पहले डिनर अगर आप करेंगे तो आपका वेट मेंटेन रहेगा। और ज्यादा भी नहीं खाना है, कम भी नहीं खाना है, लेकिन आयोडीन की बॉडी में जरूरत रहती है। जैसे डॉक्टर उदय पहले कह रहे थे कि काला नमक वो अपनी डाइट में, और एक बात का और ध्यान रखना है कि काले नमक को हम सफेद नमक की तरह हम पहले कुकिंग में नहीं डालते हैं, तो उसको वो उल्टा आपको नुकसान करेगा फायदे की बजाय। अगर आपने उसको कुकिंग में यूज करना है तो आपको जब ऑलमोस्ट कुक हो जाता है, भोजन पूरा तैयार होने वाला होता है, मतलब सब्जी जब पूरी तैयार हो जाती है यही, तो लास्ट में उसको ऐड करना है जी। तो सिर्फ जैसे कह लीजिए आपको मिक्स करने के लिए और वार्म करने के लिए उसको लास्ट में ऐड कीजिए। और दूसरी बात, काला नमक गर्म पानी में भी पिएंगे तो उससे डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन और आयोडीन की डेफिशिएंसी भी कवर होगी। और साथ में आयोडाइज्ड सॉल्ट वाइट जो है, सिर्फ आयोडाइज्ड सॉल्ट ही यूज करना है। और साथ में अपना जितने भी है फ्रूट्स मैं हमेशा रेकमेंड करती हूँ, अपना सुबह नाश्ता जो है वो फ्रूट से शुरू करना है। आपने मेनली लंच टाइम और फिर डिनर में लेना है। और फिर जो भी आप खाते हैं आपको एक तो पानी एकदम बीच बीच में नहीं पीना, खाना खाते हुए पानी को हम आधा घंटा या तो पहले या आधा घंटा बाद में, और वो भी जितना लुकवार्म या गर्म पानी आप पिएंगे तो उससे आपका खाना प्रॉपर डाइजेस्ट भी होगा और आपको हल्कापन भी शरीर में रहेगा। क्योंकि थायराइड की वजह से लोगों को सुस्ती महसूस होती है, ऐसे भी महसूस होता है कि नींद आ रही है, हमेशा नींद आती रहती है, ऐसे सिम्टम्स होते हैं। और जैसे बाल झड़ते हैं तो प्राणायाम करने से उनकी बालों के झड़ने की भी समस्या हल हो जाएगी। तो यही कुछ मेरी सलाह है। और अश्वगंधा है, गूगल है, त्रिफला है। त्रिफला तो रसायन और अश्वगंधा भी रसायन, तो इसको तो कोई भी ले सकता है, आदमी या औरत। लेकिन अगर आपका वात प्रकोपित है तो आपको अश्वगंधा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये वात को और प्रकोपित करता है। लेकिन गूगल, शिलाजीत और ये सब जो है
हम थायराइड में और विदारे आदि कषायम करके हम देते हैं। तो ऐसे जो क्वाथ है या कषायम है, तो ऐसी चीजें आयुर्वेदिक में खजाना है जड़ी बूटियों का। और हमें हमारी रसोई से आयुर्वेद शुरू हो जाता है, तो वहीं से शुरुआत करनी है जी। यही मेरा परामर्श। जी धन्यवाद। डॉक्टर उदय, आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? सबसे पहले तो जैसे हम लोग देख रहे हैं कि थायराइड के विकार जो दो तरीके से होते हैं, एक है हाइपर, दूसरा है हाइपो। इसको कंट्रोल करना है तो दवाइयां तो बहुत हैं, डॉक्टर्स आपको बताएंगे वैसे आप ले सकते हो। खुद को डिसिप्लिन करना, और थायराइड में और एक चीज है कि होने के बाद बहुत दिनों तक दवाइयां लेना, तो अभी रिवर्सल भी बात चल रही है। तो नस्यम है, उसके साथ में आपके खाने पीने के जो कंट्रोल्स हमारे एक्सपर्ट्स ने बताया है, इन सब को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो थायराइड से डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इसे कंट्रोल में रखोगे तो आपको आगे चल के बाकी बीमारियों से जूझना ना पड़े। और आज ऐसी व्यवस्था हो सकती है कि जिसमें आप थायराइड की भी प्रॉब्लम्स को रिवर्स कर सकते हो जी। तो इसी के लिए मुझे लगता है कि आज का हमारा जैसे प्रोग्राम है हम तुम और स्वास्थ्य, तो ये स्वास्थ्य रखने के लिए थायराइड बहुत अहम चीज है। और इसे अगर आपने ठीक से समझा, उसका खाना पीना क्या है, उसके साथ में दवाइयाँ क्या लेनी, तो मुझे लगता है कि आप इसके ऊपर कंट्रोल भी अच्छा पा सकते हो। जी, थैंक यू डॉक्टर। आप सभी हमारे साथ जुड़े, हमसे इतनी अच्छी बातें साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू डॉक्टर वनीता, आपने इतना समय निकाला हमसे जुड़ी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद कल्पिता, इट्स अ प्लेजर, थैंक यू। डॉक्टर नारायण, डॉक्टर उदय, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। अब अपनी होस्ट और दोस्त को इजाजत दीजिएगा, फिर मुलाकात होगी हम तुम और स्वास्थ्य के अगले एपिसोड में एक नए विषय के साथ। तब तक स्वस्थ रहे, खुश रहे और अपना ख्याल रखें।